बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों को 11th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, एमकॉम में, एमबीए में, सभी में अकाउंटिंग में ये वाला चैप्टर तो आता ही है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम कैश बुक और पासबुक दोनों को मैच करने के लिए बनाते हैं। अब इन दोनों को मैच क्यों करना है? क्योंकि कैश बुक बिजनेसमैन बनाता है और पासबुक बैंक बनाती है, तो दोनों अलग अलग बनाएंगे तो मैच करना भी ज़रूरी है ना। दोनों ही अलग अलग जने बनाएंगे तो कहीं गलती भी हो सकती है। इन दोनों की चेकिंग के लिए इन दोनों को मैच किया जाता है। बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है। कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है, उसमें वो जितने भी चेक रिसीव होते हैं या जितने भी चेक उन्होंने पे किए, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड करते हैं। और बैंक पासबुक बनाती है। कैश बुक आप लोगों को बनाते तो आती ही होगी। कैश बुक में डेबिट साइड पे जितनी भी हमें चेक रिसीव होते हैं, जिस भी तरीके से हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसे हम क्या डेबिट साइड पे लिखते हैं कैश बुक में। लेकिन क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? पेमेंट, जितने भी हमने चेक से कुछ भी पेमेंट वगैरह किया है या हमारा बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है, ये हम कैश बुक में करते हैं। लेकिन जो बैंक बनाती है पासबुक, वो अपोजिट चलती है। उसमें क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है इंक्रीज़ होना और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि हमेशा प्रेफरेंस पासबुक को दी जाएगी। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे कैश बुक का पासबुक में, तब हम पासबुक को ही हमेशा प्रेफरेंस देंगे। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो वो एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, दोनों अपोजिट चलते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट भी होता है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पे एंड होगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसे बनाने का कुछ नहीं, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं होता है, छोटा सा ही फॉर्मेट होता है। बस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिख देना है। ऑफ करके आप जिसका भी नाम होगा क्वेश्चन में, जिसका भी बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। एज एट 31 मार्च, मतलब जो भी डेट लिखी होगी जब बना रहे हैं वो लिख दीजिएगा। फिर पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, यहाँ पर आप अमाउंट लिख देना। और फिर ऐड करेंगे जो भी चीज़ें इसमें, जितने भी ट्रांजेक्शन्स ऐड होंगे उन सबको यहाँ पर ऐड करिएगा। फिर ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको बाहर लिख कर दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा। और आपको ये तो पता ही होगा, जब भी हम किसी का टोटल लगाते हैं अकाउंट में तो उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, बस वही लाइन खींचिए। फिर जितने भी अमाउंट, जो भी लेस वाली होंगे ट्रांजेक्शन्स, उनको लिखेंगे, फिर बाहर लिख देंगे और फिर उसमें से इसको लेस कर देंगे तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। पर अब क्वेश्चन ये है कि ऐड क्या होगा और लेस क्या होगा, अब यही सबसे मेन है इसमें समझने का। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जो भी हमने पढ़ा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कभी भूले तो भी एक बार देखें तो आपको याद आ जाए। और प्लस इसके अलावा आप लोगों को ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी, ये आपको अब पूरा क्लियर हो जाएगा तो ही आपको पता चलेगा कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का प्रोफार्मा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पर एंड होगा। उसी तरह से डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो एंड किस पे होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक पे होगा। अब जितने भी ऐड होने वाली ये एंट्रीज है उनको देख लेते हैं और लेस होने वाली एंट्रीज को देखते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ऐड करने वाली सभी फिगर्स देखते हैं। सबसे पहला लिखा है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। राम है, बिजनेसमैन है, इसने क्या करा? चेक इशू तो कर दिया है, पर इसने इशू किया होगा शाम को, पर शाम ने क्या किया है? नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, अभी तक इसने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया है। चेक इशू करना मतलब कि ये जो राम है उसने चेक इशू किया, मतलब इसको कुछ पैसे या जो भी अमाउंट थी पेमेंट करना होगा, इसलिए इसने चेक इशू किया है। तो इसने क्या किया होगा? 10,000 का क्या किया होगा? जैसे कि मान लेते हैं 1,000 का इसने चेक इशू कर दिया है। 1,000 का चेक इसने शाम को दिया है, ठीक है। पर शाम ने क्या किया? अभी तक बैंक को लाके प्रेजेंट नहीं किया है। तो इधर से राम को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ से पैसे जा चुका है, तो इसका बैलेंस कितना हो गया?
9,000, लेकिन श्याम ने अभी तक बैंक को नहीं डिपॉजिट किया है, तो बैंक के लिए कितना है ये 10,000 है। तो बैंक का बैलेंस 10,000 है और बिजनेसमैन का बैलेंस कितना है 9,000 है, तो 1,000 से कम है। मैंने क्या कहा था, हमेशा प्रेफरेंस किसको देना है, पासबुक को देना है। पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1,000 को फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक बैंक से तो पैसे घटे ही नहीं है ना। तो बैलेंस कितना होना चाहिए कैश बुक के बैंक कॉलम का, 10,000 होना चाहिए, तो जाके करेक्ट कैश बुक बनेगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, 1,000 को ऐड करेंगे, इसीलिए हमने इसे ऐड फिगर में डालते हैं। सभी जितनी भी ऐड होने की, जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, इन सब का यही रूल होगा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपके पास बैंक में 10,000 रुपये हैं। आपको ये बात पता है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, पर आपको क्या, आपके फ्रेंड को 1,000 रुपये देने होंगे। तो आपने क्या सोचा कि मैं चेक से दे देता हूँ, तो आपने क्या करा, चेक इशू किया होगा 1,000 को आपके फ्रेंड को। तो आपके सोच रहे अब मेरे अकाउंट में कितने हो गए होंगे, 9,000 हो गए होंगे। आपके लिए आपके बैंक का अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, 9,000। लेकिन आपके फ्रेंड ने अभी तक बैंक में वो ही नहीं करे, प्रेजेंट ही नहीं किया है, प्रेजेंट नहीं किया है। इसी वजह से बैंक में कितना बैलेंस है आपका, 10,000, पर आपको ये बात पता नहीं। जब आप पासबुक को कैश बुक से करेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, इसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर से बैंक के बैलेंस के बराबर, जो बैंक हमेशा करेक्ट बनाएगा। अपने से फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन बैंक से गलती नहीं होती है। इसी कारण हम क्या करेंगे, 1,000 को ऐड करेंगे। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से जितनी भी ऐड होने वाली एंट्रीज हैं उन सभी को देख लेते हैं। चेक इशू बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। क्या हो गया, चेक इशू कर दिया। चेक इशू किया मतलब कि हमारी तरफ से तो पैसे जा चुके थे और प्रेजेंट भी हो गया था बैंक में जाके, लेकिन क्या हो गया कि ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो हमें ये बात पता नहीं थी, डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक के लिए वो बैलेंस अभी भी 10,000 की 10,000 ही। हमने सोचा कि 1,000 का हमने इशू किया है, पर वो डिसऑनर्ड हो गया है, इस वजह से वो नहीं घटे हैं बैंक में, तो हम भी नहीं घटाएंगे, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। चेक इशू बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द स्टेटमेंट। चेक इशू भी कर दिया हमने, बैंक में प्रेजेंट भी हो गया, लेकिन जो चेक की जो डेट थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। इस वजह से बैंक वालों ने नहीं घटाया, बैंक वालों के इसमें ऐड है, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक। क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी बैंक कुछ भी चीज़ को क्रेडिट करेगा, पासबुक में क्रेडिट होगा या बैंक में जो भी चीज़ क्रेडिट होगी, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जो कुछ भी क्रेडिट किया है तो बैंक ने क्या किया होगा, बढ़ाया होगा, तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, हमेशा ऐड ही करेंगे। ओके। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय एनी डेटर बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक। अमाउंट क्या हुई, डेटर ने डायरेक्टली बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है, तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट जाके बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमें ये बात पता नहीं थी कि बैंक में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, तो हमारी तरफ से बैंक में क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया। लेकिन हमको क्या लगा था कि हमारे पास इतना ही बैलेंस है, पर बैंक में बढ़ा है, तो हम भी क्या करेंगे, उतने से बढ़ा देंगे। चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी ए रिकॉर्ड इन द कैश बुक। चेक क्या करा हमने, डिपॉजिट किया, मतलब कि पैसा हमने बैंक में जमा किया है, पर ये वाली जो एंट्री थी वो हमने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं कैश बुक में। तो बैंक वालों ने बढ़ाया होगा, तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक। इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या करा, बैंक को डायरेक्टली कलेक्ट हो गया, मतलब बैंक के पास बैलेंस बढ़ गया है, हमें ये बात पता नहीं थी, तो हमारे इसमें घटा हुआ ही था, बैंक ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट थी, तो इन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। वैसे उन सब के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिए, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को प्रॉब्लम ना हो। लेस होने वाली एंट्रीज़ के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, और कल हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे आपको और एक्सप्लेन अच्छे से कराएंगे।